हेलो एवरीवन, जेनजी टीचर एजुकेशन गाइड इज हियर। तो आज हम लोग इन्वायरमेंटल इश्यूज़ का इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है इन्वायरमेंटल इशू चैप्टर का। मैंने और भी चैप्टर्स के एमसीक्यू करा रखे हैं, तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, सो गो एंड चेक दैट एज वेल। आज हम लोग फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, इसके बाद एक और पार्ट आएगा, उसके बाद विल स्टार्ट सम अदर चैप्टर्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं एंड आई थिंक कि ये आप लोग को ज़रूर हेल्प करेंगे। आपकी कोई भी प्रिपरेशन हो, नीट, सीयूटी, बोर्ड्स या फिर कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम या फिर कोई भी स्कूल एग्ज़ाम, सब में ये हेल्प करेगा। सो पूरा लेक्चर देखना। कोई टॉपिक, कोई डाउट कुछ भी आए बीच सेशन में या फिर कहीं से भी, डू आस्क मी in comments. I'll definitely try my best to answer your questions. So here we start with our first question, which is which of the following is not a major environmental issue? Options है climatic change, biodiversity loss, air pollution, water pollution और sustainable development। ऑप्शंस में से क्लाइमेटिक चेंज ये एक इन्वायरमेंटल इशू है। क्लाइमेटिक जो भी पॉल्यूशन हो रहा है, उसके बाद उसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है, अजीब सा हमेशा फॉग फॉग रह रहा है। बायोडाइवर्सिटी लॉस स्पीशी कम होगी तो उसकी वजह से दूसरी स्पीशी भी इफेक्ट होगी, क्योंकि वो दोनों म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप शो करते हैं। वैसे ही एयर पोल्यूशन जो कि हम दिल्ली में देख रहे हैं, अगेन वाटर पोल्यूशन, गंगा एग्जाम्पल है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ नॉट अ मेजर इन्वायरमेंटल इशू। सो इसका आंसर फिफ्थ होगा। सो फिफ्थ इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सेकेंड ऑप्शन जो है बायोडाइवर्सिटी लॉस का, उसमें जो मैंने कहा म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप, वो फिग एंड वास्प का हम लोग एग्जाम्पल ले। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ई इज करेक्ट, विच इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज? ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, डिफॉरेस्टेशन, लैंड डिग्रेडेशन और ओवर पॉपुलेशन। तो हम लोग देखें क्लाइमेटिक चेंज के लिए वैसे तो ये चारों ऑप्शन सही होंगे, क्योंकि चारों ही कहीं ना कहीं कॉज कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज में। एक इनका भी एक पार्ट है, एक कंट्रीब्यूशन है। तो लेकिन मेजर पूछा है तो मेन कॉज जो होता है वो ग्रीन हाउस गैस का होता है। डिफॉरेस्टेशन या लैंड डिग्रेडेशन या ओवर पॉपुलेशन से उतना इफेक्ट नहीं होता है जितना ग्रीन हाउस गैस इमिशन से होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस? तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन में जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे विच इज़ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, तो आप लोगों को ये पूरा एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिलेगा मेन कॉज। ऑप्शंस हैं हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, पॉल्यूशन और इन्वेसिव स्पीशी। तो हम लोग को साफ साफ पता है, एनसीईआरटी में एक टॉपिक दिया है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन फ्रैगमेंटेशन करके, तो वो मेन कॉज है बायोडाइवर्सिटी के लॉस का। तो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अच्छा, ये जो एमसीक्यूज हैं ये इन्वायरमेंटल इशू से रिलेटेड है, पर ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन जो चैप्टर पढ़ा था उससे भी मिल रहा है। तो ये एक दो चैप्टर्स हैं बायोलॉजी की जो कि इंटरकनेक्टेड हैं, और अगर हम एक चैप्टर भी पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं दूसरे चैप्टर में हेल्प मिलेगी। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी एनसीईआरटी पढ़ें तो मेन मेन पॉइंट्स को ज़रूर हाईलाइट करें, और कहीं ना कहीं कोशिश करें कि हम लोग चैप्टर्स को इंटरलिंक कर सकें, ताकि हमने एक टॉपिक पढ़ा, दूसरे चैप्टर में हम गए तो उस टॉपिक की कुछ हमें हेल्प मिल सके। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर है, वो दोनों चैप्टर काफ़ी सिमिलर हैं, और अगर वो दोनों चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ लिए तो कोई भी क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो एनसीईआरटी को एक पढ़ने का तरीका होता है, और एनसीईआरटी क्या पढ़नी है, बस एनसीईआरटी की अच्छे से उसे पढ़ना है, समझना है, उसके डायग्राम्स करने हैं। बोर्ड्स के लिए इनफ है, इवन सीयूटी मैंने भी दिया है, इसके लिए भी इतना इनफ है। मैंने सिर्फ बायो की एनसीईआरटी पढ़ी थी और उसके बाद खूब सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए हैं, और मेरी बहुत अच्छी पकड़ होगी बायोलॉजी में। मेरे 191 मार्क्स थे आउट ऑफ 200 इन सीयूटी सब्जेक्ट बायोलॉजी। तो मैं ये पक्का रिकमेंड करूँगी कि कोई ज़रूरत नहीं है 1000 बुक्स पढ़ने की, एनसीईआरटी पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन? अब ये मेन कॉज एयर पोल्यूशन का पूछा है। ऑप्शन हैं बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, इंडस्ट्रियल इमिशंस, व्हीकल इमिशंस और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। तो हम लोग अगर देखें, इस क्वेश्चन में पूछा मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, तो मेन कॉज अगर हम देखें तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल आंसर इसका करेक्ट होगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल इमिशन और व्हीकल इमिशन या एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ से उतना नहीं हो रहा है, उससे भी बहुत हो रहा है, पर
बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल के इतना नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये वाला जो ऑप्शन है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है, वो करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। और यहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ का मतलब ये नहीं है कि हम खेती कर रहे हैं तो उसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, नहीं। हम लोग जब खेती हो जाती है, जब फसल सारी काट दी जाती है, उसके बाद जो हम लोग बर्न करते हैं उसे, ताकि हम नेक्स्ट खेती कर सकें, नेक्स्ट फसल उगा सकें, तो उस टाइम जो हम लोग बर्न करते हैं उस जले हुए चीज़ से जो पोल्यूशन होता है, जैसे कि हम दिल्ली का हाल देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन का मेन कॉज पूछा है। ऑप्शन है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, एग्रीकल्चरल रन ऑफ और सीवेज या ऑयल स्पिल्स। पहला ऑप्शन है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। तो जो भी इंडस्ट्रीज़ के वेस्ट होते हैं उनका वाटर में डायरेक्टली डालना बिना कोई फिल्ट्रेशन के, तो ये हो गया। एग्रीकल्चरल रन ऑफ वो होता है, वो वाटर होते हैं जो कि एग्रीकल्चर के सरफेस पे रहें, वो ना कि अब्जॉर्ब हों, तो उन्हें ऐसा कहते हैं। सीवेज जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, और ऑयल स्पिल्स जब भी कोई टैंकर एक्सीडेंटली पानी में गिर जाए, ऑयल का टैंकर, तो वो ऑयल जो जब पानी में रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं पोल्यूशन तो क्रिएट करते हैं वाटर के लिए। तो इसका जो मेन कॉज है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है। ऑप्शन 1 जो है इसका मेन कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन है, क्योंकि एग्रीकल्चरल रन ऑफ नहीं उतना लग रहा है। सीवेज भी है, बहुत ज़्यादा ही अफेक्ट करता है ये वाटर की, वाटर को, वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा इससे क्रिएट होता है। ऑयल स्पिल्स भी हैं, बट ये एक्सीडेंटल चीज़ें हैं ऑयल स्पिल्स। पर इंडस्ट्रियल जो है वेस्ट, वो कहीं ना कहीं वाटर पोल्यूशन का मेन कॉज है। तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ which of the following is an example of renewable energy? Solar energy, wind energy, hydroelectric power और geothermal energy। तो अब है क्वेश्चंस ट्रू और फॉल्स के। तो पहला क्वेश्चन है क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियल एंड सीरियस थ्रेट टू प्लैनेट। तो ये बात सही है और ये ट्रू है। तो कई बार क्वेश्चंस में या फिर एग्ज़ाम्स में, स्कूल एग्ज़ाम्स में ट्रू फॉल्स से रिलेटेड या फिर असर्शन रीज़न से बेस्ड आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और ये क्वेश्चन हम तभी कर पाएंगे जब हमने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ी हो, लाइन बाय लाइन समझी हो, तभी हम ऐसे क्वेश्चंस कर पाएंगे। क्योंकि असर्शन एंड रीज़न थोड़े से हार्ड होते हैं अगर हमारा कॉन्सेप्ट उतना अच्छे से डीपली क्लियर ना हो। पर अगर हम एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ेंगे तो हम आराम से ही कर पाएंगे, राइट। तो इसका आंसर ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोडाइवर्सिटी इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन वेलबींग। ऑब्वियसली ट्रू, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी एसेंशियल तो है हम लोगों के लिए। जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन की, बहुत सारी उसमें चीज़ें थी, जैसे कि उसमें एग्जांपल्स था अमेज़न फॉरेस्ट का, जिससे कि हम देखते हैं कि ऑक्सीजन कितनी ज़्यादा अमाउंट में हमें मिलता है। पॉलिनेशन, कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी की वजह से ही पॉलिनेशन हो पाता है, हमें फ्रूट्स मिलते हैं। और कोई भी ड्रग हो, मेडिसिन्स हो, ये सब हम प्लांट स्पीशीज से ही एक्वायर कर पाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो बायोडाइवर्सिटी इज़ एसेंशियल फॉर ह्यूमन वेलबींग, तो इसका आंसर भी ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एयर पोल्यूशन इज़ अ मेजर हेल्थ हजार्ड। येस, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम लोग हमेशा एयर इनहेल कर रहे हैं, राइट। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम लोग कुछ वक्त के लिए एयर इनहेल करना ही बंद कर दें। तो एयर पोल्यूशन, अगर एयर में ज़्यादा पोल्यूशन होगा तो बहुत ज़्यादा ही इफेक्ट करेगा। तो ये बहुत बड़ा, बहुत मेजर हेल्थ हजार्ड है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर पोल्यूशन कैन कंटेमिनेट ड्रिंकिंग वाटर एंड हार्म aquatic लाइफ। दिस इज ऑल्सो ट्रू। Next question is renewable energy sustainable and can helpful to reduce greenhouse gas emissions। बोल रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी है जो कि सस्टेनेबल होती है और ये रिड्यूस करती है ग्रीन हाउस गैस की इमिशंस को। ये हम हेल्प करती है कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैस की इमिशंस को रिड्यूस करने में। या ये क्वेश्चन का आंसर भी ट्रू होगा। Next question is which of the following is the most effective way to reduce greenhouse gas emission? Switching to renewable energy sources, improving energy efficiency, reducing deforestation or all of the above। तो ये कहीं ना कहीं तीनों ऑप्शंस ही एक इफ़ेक्टिव वे हैं, एक तरीका है रिड्यूस करने का ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is an example of a sustainable agricultural practice? Organic farming, agroforestry, permaculture or all of the above?
सॉरी, इट्स पर्माकल्चर नॉट प्रीमाकल्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ पोल्यूशन दैट कैन बी कॉज्ड बाय प्लास्टिक्स? मरीन पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन. हम लोग को ये पता है कि प्लास्टिक यूज़ से पोल्यूशन होता है. अगर हम लोग इसे पानी में डालेंगे तो मरीन पोल्यूशन होगा. मिट्टी के अंदर डालेंगे तो सॉइल पोल्यूशन होगा. ऐसे कहीं फेंक देंगे तो कहीं ना कहीं ये एयर पोल्यूशन भी क्रिएट करेगा. तो आंसर डी जो है, दैट इज ऑल ऑफ द एबव इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन. Question is, which of the following is a type of biodiversity hotspot? An area with a high concentration of endemic species, an area that is under the threat of from human activities, an area that is important for conservation, or D option, all of the above. तो ये तीनों ऑप्शन ही करेक्ट हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जहाँ भी एंडेमिक स्पीशी पाई जाती हैं या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर स्पीशी सिर्फ वहीं पाई जाए और कहीं ना पाई जाए तो उन्हें हम एंडेमिक स्पीशी कहते हैं. और ये हॉटस्पॉट के लिए भी हम ये वर्ड यूज़ करते हैं. तो ये तीनों ऑप्शन ही करेक्ट हैं. तो आंसर डी इज़ ऑल्सो राइट फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी दैट इज बिकमिंग increasingly popular? That is solar energy, wind energy, geothermal energy, or all of the above. सोलर एनर्जी जो कि हम लोग सन से कहीं ना कहीं हमें मिलती है. हम देखते हैं सोलर पैनल्स हमने इंस्टॉल कर रखे हैं घर पे. विंड एनर्जी होती हैं, और जियोमेट्रिकल एनर्जी, जियो मीन्स अर्थ और थर्मल मतलब हीट. तो जो अर्थ से, जो कि अर्थ से कॉन्टीन्यूसली एक एनर्जी निकल रही है, तो वो एक कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी है. तो दे रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी दैट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर. तो तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, क्योंकि आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा ही देख रहे हैं सोलर पैनल्स लग रहे हैं, विंड एनर्जी के यूजेस भी बढ़ रहे हैं, और जियोथर्मल एनर्जी तो रिन्यूएबल एनर्जी है ही. तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. तो ये था इन्वायरमेंटल इशू के फर्स्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन. अब एक और पार्ट आना बाकी है, मे भी एक दो दिन में ये आ जाएगा ये भी. तो मैंने और भी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट अपडेट कर रखी है अपने चैनल पे, जिसका नाम है ग्रिप ऑन एनसीईआरटी सीरीज़. आप लोग देख सकते हैं, उसमें मैंने और भी चैप्टर्स कंप्लीट करा रखे हैं. मैं पूरे क्लास 12 के चैप्टर्स को कंप्लीट कराऊंगी. थोड़ा टाइम लग सकता है बट मैं कराऊंगी. तो मेरा क्या मोटिव है, मैं सिर्फ एनसीईआरटी मैंने फॉलो की थी. मैं आप लोगों को भी चाहती हूँ कि आप लोग सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करो, एनसीईआरटी अच्छे से रीड करो, एमसीक्यूज़ कहीं से भी सॉल्व करो, एमसीक्यूज़ सॉल्व करो. अगर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो तो शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर ही उठा के देख लो. कोई डिफरेंट क्वेश्चंस नहीं आते, वही क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा इधर उधर चेंज कर देगा पर पूछा वही रहता है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आता है. तो अगर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो तो PYQ सिर्फ पढ़ो, दैट इज़ इनफ. कुछ और करने की कोई ज़रूरत नहीं है. नीट में भी वही है, एमसीक्यूज़ अच्छे से प्रैक्टिस करो, जितना हो सके उतना करो.